YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय संसद, द फेडरल पार्लियामेंट या फेडरल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड। यह है BA सेकेंड ईयर, राजनीति विज्ञान, पेपर फर्स्ट, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, हनुमानगढ़, राजस्थान। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं में देखा था कि स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विश्व में उसी देश में हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके जो 5 कैंटन हैं, ओवाल्डन, निजवाल्डन, इनर पेंजल, आउटर पेंजल और ग्लेरस, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आज भी अपनाया जाता है और संघीय स्तर पर भी इस तरह के प्रयोग किए गए हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है। विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है। यहाँ संसद को संघीय संसद या संघीय परिषद, काउंसिल कह सकते हैं, द फेडरल काउंसिल या फेडरल पार्लियामेंट कह सकते हैं। इसका गठन और शक्तियां इसमें देखेंगे। पहले 1848 का जो संविधान था उसमें भी इसके 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद निम्न सदन और राज्य परिषद उच्च सदन। वर्तमान में जो संविधान चल रहा है 1999 में निर्माण किया गया और 1 जनवरी 2000 से लागू है। इसमें भी इसे संघीय काउंसिल या संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल या पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। इसमें से इस फेडरल काउंसिल या फेडरल पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन को वही नाम पुराना रखा गया है, राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, और उच्च सदन जो है वो राज्य का प्रतिनिधित्व है, इसलिए उसको राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स रखा गया है। स्टेट को वहां पर से राज्यों को कैंटन कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल। इसका कई बुक्स में आपका नाम प्रतिनिधि सभा लिखा हुआ मिल सकता है, परंतु लेटेस्ट नाम जो इसका वो नेशनल काउंसिल है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष है। इसकी सदस्य संख्या 200 है। इस सदन में प्रत्येक कैंटन यानी राज्य से जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, परंतु प्रत्येक कैंटन का कम से कम 1 प्रतिनिधि अवश्य होता है। इसका जो चुनाव है, राष्ट्रीय परिषद का चुनाव वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष से ऊपर जो है स्त्री पुरुष को वोट का अधिकार है। इसमें गुप्त मतदान होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक अलग तरह की प्रणाली होती है, उसमें अलग फॉर्मूला लगाया जाता है। ये आपके फर्स्ट पेपर के अंदर समझाया भी गया आता है, फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर में होते हैं। दूसरा जो सदन है इसका उच्च सदन है वो राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कई जगह इसका सीनेट नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। इसके नाम आपको दोनों तरीके से मिल जाएंगे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। परंतु जो लेटेस्ट नाम है, ये जो स्लाइड पर देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। राष्ट्रीय यानी निम्न सदन, निम्न सदन जैसे भारत में लोकसभा है, और राज्य परिषद जैसे भारत में राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा की तरह से ये इनके लेटेस्ट नाम है। किसी किताब में थोड़ा थोड़ा अंतर भी आ गया है, इसमें प्रतिनिधि सभा या सीनेट लिखा हूँ। यह जो राज्य परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी सदस्य संख्या 46 है। स्विट्जरलैंड कुल 23 कैंटन है, कैंटन यानी राज्य है वहां पर, जिसमें 20 पूरे कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। पूर्ण कैंटन जो होता है वो 2-2 प्रतिनिधि भेजता है, यानी 20 के 40 हो गए, और अर्ध कैंटन जो होता है 1 प्रतिनिधि भेजता है, यानी 6 हो गए, 46 इसकी सदस्य संख्या हो गई। और दोनों सदनों को लगभग यहाँ पर एक समान शक्तियां दी गई है। ये एक अलग, इसको अलग चीजें बनाती है। सामान्यतः सभी देशों में देखते हैं कि निम्न सदन जो होता है उसको ज्यादा शक्तियां होती है और उच्च सदन जो होता है उसको कम शक्तियां होती है। ब्रिटेन का जो निम्न सदन है उसको सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। और अधिक शक्तियों की बात करें तो
अमेरिका का जो सीनेट है, उच्च सदन है, वो विश्व में शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो प्रत्येक सदन है, दोनों सदन जो राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, अपने अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष व द्वितीय उपाध्यक्ष चुनते हैं, परंतु ये अलग अलग कैंटनों से होते हैं। प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने जाते हैं और अलग अलग कैंटनों से होते हैं। फिर इसकी बैठक देखते हैं। सामान्यतः दोनों सदन जो है, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, कहीं आपको सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिल सकता है लिखा हुआ, तो राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की अलग अलग बैठक होती है, परंतु अनुच्छेद 151 में संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी की गई है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता जो निम्न सदन है, राष्ट्रीय परिषद, उसका अध्यक्ष करता है। ये निम्नलिखित स्थितियों में ही बुलाई जा सकती है, कुछ स्थितियां हैं इसके लिए। संघीय सरकार के सदस्यों व अन्य पदाधिकारियों के चुनाव होते हैं। जो संघ सरकार और उसके सदस्यों और पदाधिकारियों के चुनाव होती है, तब बैठक होती है। संघीय व्यवस्था के क्षेत्राधिकार के संबंध में विवाद होने पर, कोई विवाद हो गया, क्षमादान के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय होता है, क्षमादान दिया जाता है जैसे, तो उसके बारे में। गणपूर्ति, यानी कम से कम कितने सदस्य होंगे तब कार्यवाही चलाई जाएगी, क्वारम कहते हैं इसको। गणपूर्ति सामान्य बहुमत से मानी जाती है। संसद ठीक से कार्य कर सके, इसके लिए संसदीय आयोग, संसदीय वर्ग व संसदीय सेवाओं की व्यवस्था भी कुछ की गई, कुछ इसकी ब्रांचें स्थापित की गई है, ताकि उनको टेक्निकल सहायता कुछ मिल सके। तो इसके बाद हम देखेंगे इनकी जो संघीय संसद है, फेडरल पार्लियामेंट है, काउंसिल की क्या शक्तियां हैं। सामान्य शक्तियों को विधायी यानी कानून बनाने से संबंधित, कार्यपालिका लागू करने से संबंधित और न्याय से संबंधित विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्तियां होती है। फिर वित्तीय, नियुक्ति, कैंटनों के संबंध में शक्ति। पहले हम देखें विधायी शक्तियां। संघीय संसद का मुख्य कार्य कानून निर्माण होता है। कानून निर्माण, पुराने कानूनों में संशोधन या रद्द करना तथा संविधान संशोधन करना होता है। किसी भी देश में विधायी है, व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका मुख्य काम कानून बनाना होता है। फिर उससे जुड़े हुए काम को पुराना संशोधन करना, रद्द करना, संविधान संशोधन करना, ये सभी देशों में है। इसके अलावा इसे संघीय आधिकारिक आदेश, फेडरल डिक्री जारी करने का अधिकार है। इस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं होती। लोक निर्णय यानी जनता के बहुमत से इसको पास करवाया जाता है। नियुक्ति संबंधी या दूसरा कार्यपालिका शक्ति देखते हैं। तो संसद का मुख्य काम कानून निर्माण है, परंतु इसे कार्यपालिका क्षेत्र में भी कुछ अधिकार हैं। अनुच्छेद 166 के अनुसार संसद विदेश नीति निर्धारण व अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति प्रदान करती है। इस संबंध में अपवाद है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समस्त शक्ति प्राप्त है, उन पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यानी कि जिस अपवाद है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समस्त शक्ति प्राप्त है, उन पर संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। संसद को संघीय शासन, संघीय न्यायालयों के निरीक्षण का अधिकार भी प्राप्त है। वह संघीय सरकार को आदेश भी दे सकती है। इसलिए फिर हम देखते हैं वित्तीय शक्तियां। इस संबंध में प्रमुख है बजट पारित करना, बजट ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कैंटनों को दिए जाने वाले ऋणों तथा संघीय अधिकारों को, वेतन भत्तों का निर्धारण भी संघीय संसद ही करती है। देखते हैं नियुक्ति संबंधी। संसद को संघीय परिषद, संघीय न्यायालयों के सदस्यों, संकट काल में सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। संविधान के अनुसार इसे संघीय संसद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा कुछ अन्य चुनाव संबंधी, अनुमोदन संबंधी अधिकार प्राप्त है। इसमें अधिकांश नियुक्तियां संघीय संसद अपने संयुक्त अधिवेशन में ही। तो कैंटनों के संबंध में शक्ति है। कैंटन यानी राज्यों को कैंटन कहते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह कैंटनों के संविधान,
और उसमें संशोधन की उचित जांच करे और स्वीकार करे। कैंटन विदेशों से संधियां करते हैं या आपस में संधियां करते हैं, उन पर भी संसद का अनुमोदन आवश्यक है। आंतरिक शांति व सेना का प्रयोग भी संसद का काम है। लेकिन न्यायिक शक्ति, स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परंतु संसद का कार्यक्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। कार्यक्षेत्र में कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय संसद करती है। वह अपने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा संघीय न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमादान दे सकती है। ये भी इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है। अब हम देखेंगे इसकी वास्तविक स्थिति। तो संविधान में व्यवस्था किस तरह से की गई है, वास्तव में क्या है। व्यवहार में संसद उतनी शक्तिशाली नहीं है। इस क्षेत्र में ऐच्छिक लोक निर्णय के कारण उसकी शक्तियां सीमित हो गई है। लोक निर्णय, ऐच्छिक लोक निर्णय यानी जो कानून बनाए जाते हैं उस पर जनता की एक निश्चित संख्या अगर मांग करती है तो रेफरेंडम किया जाता है, जनमत संग्रह किया जाता है। ये दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जो बड़े लेवल पर जनमत संग्रह करवाता है, लोक निर्णय करवाता है। इसके कारण वास्तव में जो कानून पारित करने की शक्ति है वो जनता के पास है, और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बहुत ही अच्छे रूप में यहाँ पर लागू किया गया है। इसकी शक्ति सीमित हो गई है क्योंकि वास्तव में जो पावर पब्लिक के पास हो गई, जैसा लोकतंत्र में होना चाहिए। यहाँ जो दोनों सदन हैं उनको लगभग समान शक्तियां हैं। साधारण या वित्त विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक भी किसी में, सामान्यतः वित्त विधेयक निम्न सदन में पेश किया जाता है सभी देशों में, परंतु यहाँ एक अलग व्यवस्था है कि वित्त विधेयक भी किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त सम्मेलन समिति बनाते हैं, इससे भी दूर न हो तो विधेयक समाप्त कर देते हैं। जॉइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी है, इसमें नहीं हो तो विधेयक समाप्त है। सामान्यतः वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती जैसे भारत में होते हैं, ऐसे साधारण विधेयक होती है, परंतु यहाँ अलग व्यवस्था है। देखिए, व्यवहार में जो उच्च सदन है उसकी शक्तियां घटने लग गई है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसकी शक्तियां धीरे धीरे घटने लग गई है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और जबकि उच्च सदन जो है राज्य परिषद के अंदर राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं। तो सामान्य जो ट्रेंड है दुनिया के अंदर, उस तरह निम्न सदन को ज़्यादा शक्तियां होनी चाहिए और उच्च सदन को कम होनी चाहिए। ये धीरे धीरे ट्रेंड है, परंतु फिर भी एक यूनिक व्यवस्था स्विट्जरलैंड के अंदर की गई है कि दोनों सदनों को लगभग समान शक्तियां दी गई है। ऐसा यही एक देश है जिसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसलिए छोटा होते हुए भी इसके अध्ययन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो उम्मीद करते हैं इसमें थोड़ा सा ये मैंने करेक्शन जो था वो बता दिया गया। यहाँ निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन को सीनेट लिखा हुआ मिल सकता है, परंतु सही शब्द जो है उसका संसद का नाम फेडरल काउंसिल या पार्लियामेंट लिख सकते हैं, और निम्न सदन जो है राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल, और उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्य परिषद है। ये जो सही है इसमें, इसके इंटरनेट पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके पार्लियामेंट को देख सकते हैं। इसका नेट पर भी सब चीज़ अवेलेबल होती है। धन्यवाद।